गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई में अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। और अब क्योंकि इस बैच में थोड़ा सा चेंज हमने किया है, बहुत सारे बच्चों की शिकायतें थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो इस बैच में सभी लोग जुड़ जाएं, चाहे वो जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की कर रहे हैं। जब टीचर पढ़ाता है ना, तो यकीन मानो तुम भी स्टूडेंट हो, तुम नहीं समझ पाओगे। हम वही सेम बातें हर बैच में पढ़ाते हैं, चीज़ें बदलती नहीं हैं। बस आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पुलिस के लिए पढ़ाया जा रहा है, ये टीचिंग के लिए पढ़ाया जा रहा है। अब पॉलिटिकल साइंस है तो वो सबके लिए सेम रहेगी। तो अब इस बैच में जितना कुछ पढ़ाया जाएगा वो सबको कंसीडर करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्योंकि सामने एग्जाम दिल्ली पुलिस का है तो दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा फोकस करके लेकिन पढ़ाएंगे सबके लिए। इसलिए अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो कि ये आपके कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये टॉपिक उठेंगे और आपको ये आने चाहिए। मैंने 3 दिन क्लासेस ली हैं। अब से मेरी क्लास, पहला जो लेक्चर रहेगा वो मेरी क्लास का रहेगा। इसके बाद आपकी रीजनिंग की, फिर मैथ्स की, साइंस की, जैसे आज से थोड़ा चेंज किया, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो आज लेक्चर्स रहेंगे ना, यही आगे कंटिन्यू होंगे। पहले मेरी क्लास सेकंड हुआ करती थी, लेकिन आज से मेरी क्लास फर्स्ट रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। मैंने आप लोगों को 3 दिन पढ़ाया और 3 दिन में से पीडीएफ सिर्फ 1 दिन दिलवाया, क्योंकि 2 दिन पीडीएफ को तैयार करने में और थोड़ा स्टार्टिंग जब होती है ना किसी भी काम की तो उसमें टाइम लगता है। एक बार ट्रैक पे गाड़ी आई फिर दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग जो मैंने 2-3 दिन पढ़ाया उन सबको आज पूरा करा देती हूँ, ताकि अब आगे जब बढ़ें तो डेली का काम आप डेली कर पाएं। अब आप में से ज़्यादातर के पास संविधान से जुड़ी चीज़ों के नॉलेज तो है, समझ तो आ गया, लेकिन वो पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है, या कोई किताब नहीं है। ये जो नोट्स मैंने लिखवाए हैं, ये मैंने टाइपिस्ट को ना एक बुक दे दी। ये तो खैर ये वाला पार्ट तो मैंने हैंड रिटन वाला दिया था, लेकिन हैंड रिटन बहुत ज़्यादा है नोट्स, वो अब टाइम कम है तो अब मैं फिलहाल उसके ऊपर काम नहीं करूँगी। अब हम एक किताब को कवर करेंगे, क्योंकि कम टाइम में अगर सिलेबस ज़्यादा करना हो तो किताब हेल्पिंग हैंड होती है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाइए, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप किताबों का सहारा लीजिए। अब टाइम कम है ना, तो हम अरिहंत की किताब को मैंने कंसीडर कर लिया, उसको मैंने टाइपिस्ट को पकड़ा दिया। डेली जितना हो पाएगा एक एक टॉपिक करते जाएंगे। तो ये जो चीजें आज करा रही हूं, पहले एक बार 3 दिन का रिवीजन करा दूं, ताकि आगे बढ़ने से ऐसा ना हो कि आगे दौड़ते रहें और पीछे का सब हमारे दिमाग से छूटता चला जाए। तो पहले इनको कर लेते हैं। आज ये पीडीएफ भी लगवा दूंगी, ताकि आप लोगों के पास अब तक जितना पढ़ा है 3-4 दिन का वो सारा इकट्ठा हो। चलिए, संविधान सभा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया आज़ाद होने से पहले ही हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के 3 बहुत बड़े आदमी थे। क्रिप्स 1942 में भी आए थे, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर, क्रिप्स मिशन लेकर, लेकिन अब 1946 में 3 बड़ी हस्तियों में अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 आदमी हैं। और इन तीनों के इस जो ये एक इकट्ठे आए हैं, इसी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना इंडिया, हम लोग जाने वाले अंग्रेज कह रहे हैं, तो अपने लिए संविधान के एक बनाने का काम शुरू करे। और उन्हीं की बात मानते हुए हमने संविधान सभा का गठन किया, जिसमें 3 खास कम्युनिटीज का इलेक्शन प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ इलेक्टेड लोग थे, कुछ नॉमिनेटेड मनोनीत लोग थे, और कुछ चीफ कमिश्नरी, 4 चीफ कमिश्नरी थी, ABCD, इनमें से आए थे। 3 प्रमुख समुदाय इसमें कंसीडर किए गए। एक सामान्य, जिसमें हिंदू, यहूदी सब आ गए, जैन, बौद्ध सब आ गए, एक मुसलमान और एक सिख। तो 3 बड़ी कम्युनिटी में हिंदुओं के लिए, हिंदू शब्द नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ सामान्य, क्योंकि सामान्य का मतलब हिंदू, यहूदी, जैन, बौद्ध सब हैं, मुसलमान अलग से और सिख अलग से। और 389 मेंबर्स का चुनाव हुआ, जिनमें फिर धीरे धीरे करके मुस्लिम लीग है, देसी रियासतें हैं, कोई आए कोई गए। फाइनली हमें दोबारा से एक बार इसका गठन करना पड़ा आज़ादी के बाद। और 31 अक्टूबर 1947 में जब आज़ादी के बाद हमने दोबारा से संविधान सभा का गठन किया, तो इसमें 299 आदमी मिले थे, मतलब महिलाओं समेत 299। और फाइनली जब ये लिखकर तैयार हुआ, इस पर साइन हुए, तो 284 लोगों ने साइन किए थे। ये सारी बातें एक बार जल्दी से इस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ये किताब में से नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स में मुझे आपको लिखवाना था, पर क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए पीडीएफ में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, संविधान सभा 389 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें 292 + 4 ये 296। ये थोड़ा सा ना टाइपिंग वाले ने इसको लिखते टाइम, देखो इस तरह समझ लेना इसको, 389 टोटल हैं, 292 + 4 ये तो है कुल 389, और
292 हमारे थे जो अंग्रेज भारत, ब्रिटिश भारत से आए थे, जिनको बड़े बड़े अमीर टाइप के लोगों ने अपने पार्ट पे, अपने बिहाफ पे चुन के भेजा था। ये 4 हैं कमिश्नरी वाले इलाके। कमिश्नरी आप जानते हैं ना, ABCD, ये 4 हैं। हम नीचे आ भी जाएंगे, नाम लिखे हुए हैं मैंने नोट्स में। तो ये 292 + 4 यानी कुल कितने हुए? 296। ये अंग्रेज भारत से हैं। भारत 2 तरह का था जब आजाद हुआ, एक ब्रिटिश शासित भारत और एक देसी रियासतें। 500 से भी ज्यादा देसी रियासतें थी जहां राजा महाराजा तब भी थे, लेकिन वो उस टाइम इतने ताकतवर नहीं थे और वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों की सारी बातें मानते थे, इसलिए उनका राज अंग्रेज सरकार अपने अधीन रखते हुए भी चला रही थी। तो ये 292 + 4 296 हैं, ये जो कि अंग्रेज भारत के हैं। ये 4 जो है ना, ये कमिश्नरी हैं। 93 आए देसी रियासतों से जो कि इलेक्टेड नहीं है, मनोनीत हैं। और देसी रियासतें मतलब राजा महाराजा। आपने महारानी गायत्री देवी का नाम, ऐसे बहुत सारी महारानियां थी। महारानी गायत्री देवी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, और अगर आप जानते हो तो जयपुर के आसपास की पूरी जो जागीरें थी वो इन्हीं की थी। पीछे एक मुझे नाम नहीं याद, एक मूवी आई थी अजय देवगन की, उसमें कहते हैं वो इंदिरा गांधी और गायत्री देवी जी जो है ना, वो आपस में बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर टाइप थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। गायत्री देवी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो वेल नोन फेस था और अभी 2009 तक वो जिंदा बैठी हुई थी। ठीक है, तो देखिए क्या बता रहे हैं ये कि देसी रियासतों से 93 आदमी मनोनीत किए गए थे। 40 करोड़ हमारी लगभग आबादी थी और 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। इस हिसाब से 400 आदमी आने थे। 389 मेंबर्स का चुनाव हुआ। इस 389 में ही देसी रियासतें भी आ गई, इसी में जो अपने अंग्रेज भारत है ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो 292 तो अंग्रेज भारत और 4 हैं चीफ कमिश्नरी वाले प्रांत, अंग्रेज भारत में थे ये चीफ कमिश्नरी है। फॉर्मूला ABCD। A मतलब ए अजमेर, ये रहा अजमेर, ये मारवाड़ है, राजस्थान का इलाका, राजस्थान। बी मतलब बलूचिस्तान, आज पाकिस्तान का इलाका, मिनरल रिच एरिया। सी मतलब कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है आज, और डी मतलब दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी इलाके ABCD। 4 आदमी यहाँ से आएंगे, 292 आदमी आएंगे पूरे अंग्रेज भारत से और 93 आएंगे देशी रियासतों से। इनको ऐड करके ऐसे करके 389 मेंबर्स बनेंगे। 9 दिसंबर 1946, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। 9 दिसंबर 1946 अध्यक्ष बने। पहली मीटिंग थी ना ये एक सेंट्रल हॉल संसद भवन में मीटिंग रखी गई और इसमें 207 लोग प्रेजेंट थे। 15 औरतें भी चुनी गई थी 389 में। इन 15 में से 9 प्रेजेंट हुई थी पहली बैठक में। आपने नाम सुना होगा, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ये बड़े बड़े जो नाम है ना, ये सारी मेंबर रही थी। 15 महिलाएं, इनमें इंदिरा गांधी नहीं थी, तब उनकी एज काफी कम थी। तो अध्यक्ष बने जो पहले दिन बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा एज्ड व्यक्ति थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ना, ये इनकी तबीयत खराब हो गई पहले दिन जैसे ही बने ना। ये कार्यवाहक बनाए थे काम संभालने के लिए, तुरंत से तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, इसलिए एक दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो एग्जाम में अगर कार्यवाहक आया तो टिक करके आइएगा आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एज्ड आदमी थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए अध्यक्ष बने। ऐसा नहीं है कि ये कोई इलेक्शन या उसके थ्रू, ये बुजुर्ग थे भाई, सबसे एज्ड आदमी। आज भी जब नई लोकसभा बनती है ना कभी भी, तो उसमें ये नियम है कि जैसे ही नवगठित नवनिर्वाचित लोकसभा आती है तो उसमें चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो सबसे एज्ड होता है ना, उसे प्रोटेम अध्यक्ष बना दिया जाता है। प्रोटेम अध्यक्ष, ये इंग्लिश वर्ड है प्रोटेम। प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, चाहे कांग्रेस जीत कर आए चाहे बीजेपी, प्रोटेम वो बनेगा जिसकी एज सबसे ज्यादा है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, चाहे मान लीजिए बीजेपी जीत के आई, लेकिन सबसे उम्रदराज आदमी कांग्रेस का है, तो स्पीकर कुछ दिनों के लिए, प्रोटेम स्पीकर जिसे कहते हैं, वो एज्ड आदमी बनेगा किसी भी पार्टी का। ये सबको शपथ दिलाता है संसद के सदस्य होने की, सांसद होने की, फिर बाद में प्रॉपर तरीके से एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसे इसको समझ लो, जो पहला अध्यक्ष बना वो बुजुर्ग होने के कारण बना। अब भी नई लोकसभा जब भी आती है ना, 2024 में इलेक्शन
होंगे तो जो सबसे उम्रदराज आदमी होगा या महिला होगी वो प्रोटेम बन जाएंगे। सेम ऐसे जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जी बन गए थे। कौन से सन में? जैसे ही लोग इसकी बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 46 की फर्स्ट बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग नहीं आई क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा कि ये बैठक जो है ये तो हिंदू बाहुल्य बातें करेगी, क्योंकि मेनली हिंदुस्तान की पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। लेकिन इससे ये मत सोचना कि एक भी मुसलमान नहीं आया। इन 207 में बहुत सारे मुसलमान भी प्रेजेंट थे। हम मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया। सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे। बहुत सारे मुसलमान तो पाकिस्तान गए ही नहीं, वो इंडिया में बड़ी बड़े पदों पे बैठे हुए थे और उन्हें लगता था कि इंडिया में उनका पूरा रुतबा है, पूरी इज्जत है, वो क्यों इस देश को छोड़कर जाएं। उन्होंने ये तक कहा कि हम जब मर जाएं तो हमें यहीं दफनाना। तो ये मत मानो कि सारे मुसलमान, एक कम्युनिटी का एक हिस्सा मुस्लिम लीग में चला गया, एक छोटा हिस्सा इंडिया को पसंद करता था, वो कांग्रेस में ही बना रहा। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। कारण आप समझ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हिंदू बाहुल्य बातें करेंगे। तब चर्चिल ने कहा, चर्चिल जो बहुत बड़े आदमी हैं ब्रिटेन में, चर्चिल ने क्या कहा देखो, मजाक उड़ाया। संविधान सभा की बैठक, ये ठ है इसको ठीक कर लेना, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। भाई शादी किसी की हो रही है उसमें दुल्हन ना हो तो फिर शादी कैसे होगी? तो ये कह रहा है तुम इंडिया का संविधान लिख तो रहे हो लेकिन तुम्हारे इंडिया में मुसलमान, क्योंकि भाई एक देखा जाए तो दो ही मेन थे, हिंदू और मुसलमान, तो तुम्हारे यहाँ से अगर मुस्लिम लीग नहीं आई तो इस शादी में एक दुल्हन ही नहीं आई। तो ये मजाक के फॉर्म में चर्चिल ने कहा। इस बैठक में 207 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट 207। अगर टोटल तुमसे पूछें टोटल मेंबर कितने थे, स्टार्टिंग में 389, 292 प्लस 4 प्लस 93। अब लेकिन जो प्रेजेंट मेंबर हुए वो महज 207 सदस्य थे। शरीर में हड्डी होती है 206, एक फालतू है बस। 207 सदस्य थे पहली बैठक में, जिसमें 9 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 15, लेकिन प्रेजेंट कितनी है? 9। टोटल मेंबर्स हैं 389, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं? 207। कारण न 73 वो आए मुस्लिम लीग वाले और न 93 देसी रियासतें आई। तब अंबेडकर जी ने कहा था कि कोई भी काम तब करेंगे, पहले इन लोगों को देख लो, अगर आते हो तो आ जाने दो। इसीलिए हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो 207 आए, कौन कौन नहीं आया? न 93 आए देशी रियासतों वाले और ना ही 73 आए मुस्लिम लीग वाले, उनने, और कुछ वैसे एब्सेंट हो गए। तो 207 प्रेजेंट हुए। सिर्फ 9 महिलाएं उपस्थित थी 15 में से। मुस्लिम लीग के में 73 सदस्य थे। ये पेपर में आएगा कितने मेंबर थे? 73। जिन्होंने, ये ठीक कर लेना, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ों में है। आशीष ये स्पेलिंग ठीक नहीं कराई, ये बायकॉट है, बायकॉट, बायकॉट कर दिया, मतलब हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, इसका बायकॉट कर दिया। देसी रियासतों ने भी फर्स्ट बैठक में हिस्सा नहीं लिया, में हिस्सा नहीं लिया। तो ना देसी रियासतें कितनी थी? 93, और कितने मुस्लिम लीग वाले? 73। ये नहीं आए। औरतें 15 थी, 9 पहुंची। ऐसा नहीं कि वो गुस्से में थे, कुछ लोगों ने तो डिसाइड किया कि भाई हम काम ही अलग करेंगे, कुछ की तबीयत बिगड़ गई, वो नहीं आ पाए। कुल मिलाकर 207 ही प्रेजेंट हुए। ये सारे पॉइंट तुम्हारे काम के हैं। इनमें थोड़ी गलतियां हैं, इनको ठीक कर लेना। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी गलती ना मिले, इसको ठीक करा देना आशीष जो गड़बड़ियां हैं। चलो 389 में से 207 ही क्यों आए? कारण मैंने बताया, 73 कौन नहीं आए मुस्लिम लीग के, 93 कौन नहीं आई देशी रियासतें, कुछ महिलाएं भी नहीं पहुंच पाई। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बिहार गांधी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहते हैं बिहार गांधी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। बिहार गांधी कौन कहलाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश की वो हस्ती जो अकेले आज तक ऐसे हैं जिसने 2 टर्म का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया। 1950 में बने थे 24 जनवरी को, और फिर इलेक्टेड बने, जिसको एमपीज और एमएलएज ने मिलकर बनाया, वो बने थे ये 1952 में। तो अगर पूछें कि वैसे कितने साल, तो 12 साल काटे इन्होंने, लेकिन अगर कहें निर्वाचित कितनी बार हुए तो 2 बार। ध्यान से समझो इस बात को। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले इसको क्लियर करते हैं। राजेंद्र प्रसाद देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति बने। ये बन गए थे 24 जनवरी 1950 को और रहे हैं ये 1962 तक। आज अगर कोई राष्ट्रपति 2 बार बनेगा ना तो वो 10 साल के लिए बनेगा, लेकिन ये 2 बार 12 साल के लिए इसलिए बन पाए क्योंकि ये 2 साल बिना इलेक्शन के ही राष्ट्रपति बने रहे थे। 50 से 52 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन हुआ था 52 में जाके। तो 50 से 52 तक जो ये राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे रहे ना, वो इसीलिए क्योंकि संविधान सभा ने
इनको देश का पहला राष्ट्रपति बनाया था। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कल मैं बता रही थी, तो गीत गान पति ये 24 जनवरी 50 को बनाए गए थे। तो 2 साल ये बिना इलेक्शन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे रहे। फिर 52 में जाके इलेक्शन हुआ और इनके कंपटीशन में एक आदमी आया था, केटी शाह। केटी शाह, क्योंकि लोकतंत्र में यही होता है ना कि भाई इंडिया में गणतंत्र है, लोकतंत्र है, तो जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसमें ये नहीं कि एक ही आदमी है, उसमें भी कंपटीशन होगा। तो केटी शाह से इनका कंपटीशन था, जीतना इनको ही था, सब जानते थे, पर फिर भी केटी शाह कंपटीशन में थे। फिर 52 के बाद ये 57 में दोबारा से 5 साल बाद इलेक्शन हुआ और NN दास इनके कंपटीशन में थे, दोबारा भी यही जीते। तो आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार में जन्मे थे। और महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे वापस 1915 में, तो 1917 में जब उन्होंने पहला आंदोलन चलाया था चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में, वो 4 वकीलों को लेके गए थे, जिनमें से एक वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लगा लो कितने पढ़े लिखे होंगे कि 17 के गांधी के पहले आंदोलन में भी 4 वकीलों में से एक लाइन में जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंपॉर्टेंस देख लो, गांधीवादी विचारक थे, इसलिए बिहार के गांधी कहलाते हैं। इन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में 12 साल काम किया, इलेक्टेड राष्ट्रपति 2 बार बने हैं और एक बार सर्वसम्मति से 50 से 52 तक काम किया। ठीक है, चलिए फर्स्ट ये टॉपिक पूरा हुआ। 11 दिसंबर को बने क्योंकि 9 को सच्चिदानंद बन गए थे। 13 दिसंबर 46 पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप इनके नाम को भी अच्छी तरह जानते हैं। ये देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम हैं। रिकॉर्ड 17 बार तिरंगा फहराया है लाल किले से। लाल किले पे 15 अगस्त आजादी के दिन जो झंडा फहराता है ना, वो देश का पीएम है। 26 जनवरी को जो झंडे के सामने सलामी लेते हैं वो है राष्ट्रपति। 2 अलग बातें हैं, ये बहुतों को यही नहीं पता होंगी। 26 जनवरी पे इंपॉर्टेंस होती है राष्ट्रपति की और 15 अगस्त पे इंपॉर्टेंस होती है देश के पीएम की। आजादी वाले दिन पीएम लाल किले पे जाता है और झंडा फहराता है, और राष्ट्रपति जो है ना 26 जनवरी की परेड जिस दिन होती है, देखो, और विदेशी कोई मेहमान आता है उस दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है राष्ट्रपति की। तो 2 दिन 2 अलग आदमियों की इंपॉर्टेंस, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है लेकिन 26 जनवरी पे राष्ट्रपति और 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री। आज तक सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है देश के पहले प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रिकॉर्ड 17 बार। इनकी बराबरी लगभग इनकी बेटी ने कर ली थी, 16 बार तिरंगा फहराया इंदिरा गांधी ने। तो 16 बार तिरंगा फहराने वाली पहली और इकलौती अब तक की महिला पीएम इनकी बेटी इंदिरा गांधी। 1984 में 31 अक्टूबर को जिनका मर्डर हुआ था, जिनकी समाधि का नाम है शक्ति स्थल दिल्ली में, और पंडित नेहरू जिनकी समाधि का नाम है शांति वन। इनका रिकॉर्ड 17 बार है और जब तक जिंदा रहे ये देश के पीएम की कुर्सी पर बैठे रहे। अचानक एक दिन से हार्ट अटैक हुआ एक दिन इनको और ये एक्सपायर हो गए 1964 में। तो ये पीएम की कुर्सी पर, ये लगा लो जिस दिन आजाद हुए थे ना हम, 15 अगस्त, मैं यहां लिख देती हूँ पंडित नेहरू का, 15 अगस्त 1947 को भी इन्होंने झंडा फहराया। और जब तक ये जिंदा रहे, जिस साल तक, ये 64 में एक्सपायर हुए, तो जब इतने साल झंडा लहराने वाला जो देश का पहला प्रधानमंत्री है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 64 में ये एक्सपायर हुए, तब देश में गूदड़ी के लाल कहलाते हैं ना, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये पीएम बने। ये इनसे पहले एक आदमी था गुलजारी लाल नंदा, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी इलेक्टेड नहीं था, 2 बार पीएम बना, दोनों बार 13-13 दिन के लिए, और दोनों बार तब जब अचानक से पीएम की डेथ हो गई। पहले पंडित नेहरू अचानक से चले गए हार्ट अटैक से, तो बने 13-14 दिन के लिए, और फिर दोबारा जब लाल बहादुर शास्त्री जी का मर्डर हो गया तब बने 13 दिन के लिए। तो ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, 17 बार इनका रिकॉर्ड है। इनकी समाधि का नाम मैंने आपको क्या बताया, शांति, अच्छा इस पे ये मिट नहीं सकता ना, शांतिवन। ये सब बातें वो बता रही हूँ जो पेपर में कहीं कहीं पूछी जाती हैं। शांतिवन समाधि किसकी है, पंडित शांति प्रिय होते हैं, ऐसे याद कर लो, पंडित शांति प्रिय होते हैं, तो समाधि का नाम शांतिवन। इनकी बेटी की समाधि का नाम क्या बताया, शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी। इंदिरा एक शक्तिशाली महिला थी, कितनी बड़ी बात है कि 16 बार तिरंगा फहरा गई, और वो तो मर्डर हो गया 1984 में, अदरवाइज हो सकता है अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर पाती इंदिरा गांधी, क्योंकि उसके बाद की सरकार उनके बेटे की ही बनी थी, राजीव गांधी
गांधी की, 1984 से राजीव बने थे और फिर 89 तक रहे थे। तो अगर सोचो वो नहीं इस तरह से उनकी हत्या होती तो अगली सरकार बनाती तो पिताजी को काफी पीछे छोड़ गई होती। वो हो सकता है 20 क्रॉस कर जाती, हो सकता है क्या 100% 20-21 तक पहुंच जाती कि इतनी बार तिरंगा। लेकिन अब रिकॉर्ड किसके नाम है? पिताजी के नाम। सेकेंड रिकॉर्ड बेटी के नाम। उनकी समाधि क्या है? इंदिरा गांधी शक्तिशाली महिला थी, शक्तिस्थल, और पिताजी शांति प्रिय, नाम में पंडित है तो शांतिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतें नहीं शामिल होती तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित ना किया जाए, क्योंकि अंबेडकर जैसे बड़े लीडर्स का मानना था कि जब देश का संविधान लिखा जा रहा है तो हर एक की कम से कम हामी होनी चाहिए। हर एक का मतलब पूरे देश की जनता नहीं, लेकिन हर एक का मतलब बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा कोई इस तरह का आदमी जिसके पीछे बहुत सारी जनता हो। तो अगर मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनोगे तो देश के आधे 90% मुसलमान गुस्से में आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और अगर तुम लोग जो है देशी रियासतों की नहीं मानोगे तो कहते हैं कि आजादी के समय देशी रियासतें टोटल आबादी का 23% हिस्सा, 25 मान लें एक राउंड फिगर, 1/4 पॉपुलेशन लेके बैठी थी। और उनके पास हिस्सा भी बहुत सारा, 500 प्लस तो बहुत हो जाता है ना, 560 प्लस थी, 63 के आसपास थी, कहीं कहीं 65 लिखा है, कहीं 67 लिखा है। तो ये लगा लो कि 500 साढ़े 500 रियासतें, कितनी प्रॉपर्टी और कितनी बड़ी आबादी, अगर उनकी ना सुने, उनकी ना पूछें तो ये तो बेइज्जती है कि भाई ये कैसा संविधान है, आधी पब्लिक आई आधी नहीं आई। तो इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि दोनों के लिए वेट कर लेते हैं, अभी पारित नहीं करते। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने कहा जब तक मुस्लिम लीग प्लस देशी रियासतें नहीं शामिल होती तब तक उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं करना चाहिए। भाई ये अपना सजेशन दे रहे हैं। पेश किसने किया था? वो पंडित नेहरू ने। 13 दिसंबर को पारित होने में 1-1.5 महीना लग गया। 22 जनवरी 1947 में जाके पारित हुआ, को स्वीकार कर लिया ये उद्देश्य। अच्छा, यहाँ डेट नहीं मेंशन की इसमें, ये डेट तुम अपने आप लिख लेना। ये आशीष मैंने सारी मिस्टेक्स ठीक की थी, उन तक शायद पहुंची नहीं। यहाँ एक डेट मेंशन कर लेना, 22 जनवरी 1947। इस दिन, अभी आजाद नहीं हुए हम, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। पेश किया 13 को। अंबेडकर ने कहा रुक जाओ, अभी पास मत करो। नेहरू तो चाह रहे थे उसी दिन पास हो जाता, लेकिन इन्होंने कहा नहीं अभी पास मत करो, पास करेंगे इसको, पहले वेट तो कर लो 10-15 दिन 20 दिन, क्या पता आ जाए देशी रियासतें, क्या पता आ जाए मुस्लिम लीग। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारी देशी रियासतें शामिल हो गई थी आके, क्योंकि उनको पता था कि ऑप्शन नहीं है, इंडिया में रहना पड़ेगा। कुछ नहीं आई थी। जैसे अगर मोटी बात करूं तो हैदराबाद की जो है ना, हैदराबाद, ये नहीं आए थे। इन्होंने कहा हम नहीं, हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। और ये हमारे एंटी थे स्टार्टिंग में, इसीलिए जो सबसे पहला राज्य बनाया था ना भारत में आज़ादी के बाद, वो आंध्र प्रदेश बनाया था 1953 में, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को कंट्रोल में करना था। और अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो ऑपरेशन चलाया था सेना का, सेना गई थी वहां, मारकाट हुई थी आज़ाद भारत में, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के जो हेड थे ना, वो भड़का रहे थे जनता को कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। खुद सोचो, भारत का ये जो हैदराबाद वाला हिस्सा है यहाँ तो पड़ेगा ना भाई, पाकिस्तान इधर था पूरा, इधर भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को यहाँ कैसे घुसने दें? ये तो बिल्कुल एंटी हो गया कि देश के अंदर थोड़ी पाकिस्तान आ जाएगा। और ये कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो फिर हमें स्ट्रिक्ट कार्यवाही करनी पड़ी, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि लौह पुरुष थे, उन्होंने ये कहा, गृह मंत्री भी थे ना वो आज़ादी के बाद पहले, और पहले उप प्रधानमंत्री भी, उन्होंने कहा कुछ भी करना पड़े, मारकाट जो भी हो, लेकिन अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा ये इलाका। और यहाँ फौज गई, ऑपरेशन पोलो चलाया, ऑपरेशन पोलो, जिसमें कि बुरी तरह कुचला गया दमनकारियों को। वो गलत कर रहे थे भाई, ऐसे अपने देश के बीच में कैसे पाकिस्तान बन सकता है? और अगर सोचो ये पाकिस्तान बनवा ले यहाँ तो हमारा तो देश मर गया, चारों तरफ से कहीं से भी अटैक हो सकता है। ऊपर ऊपर बस सेफ पहाड़ है, वहां चाइना का डर था, और इधर भी पाकिस्तान, इधर भी, और दक्षिण में, और एंट्री देश के अंदर पाकिस्तान की, तो ये तो वाजिब था ही नहीं। इसलिए ऑपरेशन पोलो चला के और कहा कि कुछ भी करना पड़े कुचल डालो। और दिन दहाड़े जो नहीं मान रहे थे उनको मारना भी पड़ा फौज को। ऐसे थोड़ी कि भाई यहाँ लोकतंत्र है तो यहाँ मनमर्जी भी चलेगी। तो उस कंडीशन में हैदराबाद जैसे जो रियासतें थी ये नहीं मान रही थी कि इंडिया में आए। खैर जैसे तैसे करके पटेल जैसे बहुत बड़े नामी गिरामी लीडर ने इंडिया को एक बना दिया।
ये जो इंडिया है ना, जिसको तुम और मैं इंडिया कहते हैं, ये सच में नहीं होता अगर पटेल ना होते। देखो, गांधी का तो मर्डर कर दिया, आज़ादी के तुरंत बाद तो गांधी का मर्डर हो गया। 30 जनवरी 1948 गांधी जी को तो मार दिया। आज़ाद 47 में हुए, हड़कंप मचा हुआ था आज़ादी के बाद, यहाँ से वहाँ ट्रेन भर भर के लोग परेशान, दुखी। तुम सबने गदर मूवी देखी है, बहुत छोटा पार्ट दिखाती है, रियलिटी उससे बहुत भयानक थी। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, आपने नाम भी सुना होगा, खुशवंत सिंह की है, इंग्लिश में जो बहुत बड़े नॉवल लिखने वाले राइटर हैं। तो ऐसा बुरा हाल मचा था कि जिसकी कल्पना इंडिया ने या पाकिस्तान ने की ही नहीं थी। उस कंडीशन में किसी की नहीं सुन रहा था कोई, मार काट, दिन दहाड़े लूटना, बुरा हाल था। तब भारत बनाना, एक तो ये टेंशन, ऊपर से टेंशन हैदराबाद जैसे, जूनागढ़ जैसे, कश्मीर जैसे और सिर पे चढ़ गए कि हम अपनी मर्जी चलाएंगे और हम जो है नहीं मानेंगे इंडिया की। कौन सा इंडिया, कहाँ का इंडिया। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस टाइम के लीडर्स को, इमेजिन करो। और तब सब पीछे हट गए जब गांधी का मर्डर हुआ, क्योंकि सबको लगा अगर गांधी को मार सकते हैं तो अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमें भी कोई भी टपका देगा। उस टाइम सरदार पटेल आगे आए थे और सरदार पटेल ने कहा था भारत एक बनेगा, जिसको भारत में रहना हो यहाँ रहना, नहीं तो यहाँ से भाग जाना। यानी यहाँ से कोई हिस्सा किसी देश को नहीं, किसी का मतलब मेनली पाकिस्तान था, नहीं दिया जाएगा। तो उस टाइम जिसने एंटी होके काम किया फिर उसको बुरी तरह कुचला गया। अगर ऐसा ना किया जाता तो ये देशी रियासतें सिर पे चढ़ जाती। 500 550 राजाओं को मनाना और सीधे एक लाइन पे लाना ताकि वो मान ले कि हम इंडिया का हिस्सा हैं, ये बहुत कठिन काम था। तभी इनको लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत बड़े डिसीजंस लिए जिनके कारण इंडिया एक बना था। ठीक है, लालच भी दिए गए, अगर सच कहूं तो लालच भी दिए गए थे, क्योंकि ये देशी रियासतें बहुत अमीर थी। तो इनको कहा गया कि भाई आप इंडिया में आ जाओ और हम आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फायदे देंगे। यहाँ बहुत सारी मिल गई। फाइनली जाके जो है इनकी एक बड़ी पेंशन बांध दी गई। प्रीवी पर्स अगर आपने सुना हो, बाद में जाके इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को बंद करवाया। इनके पास उस टाइम करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति थी। तुम खुद सोचो, इंडिया में, प्राचीन भारत में वो जो इतने भारी भारी सोने के गहने और कीमती मोतियों की मालाएं और वो सब थे, कहाँ गए वो? भाई आदमी तो मरे हैं, पुराने लोग मरते गए, लेकिन वो सोना, वो कीमती जवाहरात कहाँ गए? तो ये सब चीजें इन्हीं देशी रियासतों के राजाओं के पास थी। जब देश में इमरजेंसी लगी थी ना, इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम, तो कहते हैं ट्रक भर भर के इनके ऊपर रेड डाली गई थी, इनकम टैक्स की और इस तरह के डिपार्टमेंट्स की। और एक एक राजशाही जो इनके पूरे महल थे ना, महलात, जो बहुत सारे हेरिटेज होटल्स हैं, यहाँ ट्रक भर भर के लद लद के, कहते हैं 60 70 70 100 ट्रक भर के सोना और जवाहरात निकलते थे, जो बाद में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए। लेकिन दिखाया कुछ नहीं, सरकार ने कह दिया निकला कुछ भी नहीं। जबकि रेड में यहाँ वो असली जवाहरात, हीरे, सोना जो पुराने टाइम में था हमारे राजाओं को, वो जाता कहाँ? यहीं तो दबा पड़ा था। इन लोगों ने वो सब अपने पास रखा हुआ था। तो फाइनली इंडिया एक बना दिया सरदार पटेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया? 22 जनवरी को 1947 को। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहलाते हैं? संविधान के जनक, संविधान के निर्माता। राव ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, केवी राव, केवी राव ने कहा कि ये सिर्फ जनक नहीं है, अकेले का मत है इस आदमी का, ये जननी भी है, माँ भी है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे संविधान की माँ ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। तो संविधान के पिता का दर्जा तो सिर्फ मिलेगा अंबेडकर को, लेकिन संविधान की माँ दो अलग बातें हैं। 99% लोग कहते हैं संविधान की माँ ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, लेकिन केवी राव जी कहते हैं कि संविधान का जनक और जननी एक ही आदमी है, ये हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबेडकर के बारे में बता रहे हैं, पहले बंगाल की सीट से, आजादी के बाद बॉम्बे की सीट से संविधान सभा के सदस्य बने थे अंबेडकर जी। मैंने आपको बताया अंबेडकर जी की कहानी क्या थी, कि अंबेडकर जी जो थे स्टार्टिंग में जब इलेक्शन लड़े तो सब लोगों ने कोशिश करके इनको हरवाया। इंडियन बड़े बड़े लीडर्स एंटी हो गए कि ये नहीं जीतना चाहिए, और इनकी हार हुई। कौन सी सीट से हारे थे ये? बॉम्बे की सीट से। इनकी मदद की मुस्लिम लीग ने, और ये उस टाइम में, आज तो वो बांग्लादेश है लेकिन तब वो इंडिया था, इंडिया का बंगाल का हिस्सा था, पूर्वी बंगाल, वहां की एक सीट से जीते। और जीतने के बाद जब देश आजाद हुआ तो वो सीट ही चली गई, तो इनकी सदस्यता भी गई। फिर BN राव ने कहा था राजेंद्र प्रसाद को, उन्होंने बंबई की सीट MR जयकर जी ने खाली की थी, हिंदू महासभा के थे, उनकी सीट पर बैठे अंबेडकर। तो अंबेडकर का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये ध्यान रखना, अंबेडकर की दो सीट है, एक अंबेडकर की सीट आजादी से पहले की है और एक आजादी के बाद की। आजादी से पहले बंगाल वाली सीट थी और आजादी के बाद बंबई वाली सीट थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, प्रारूप समिति। एक समिति बनी
जिसने मेन काम किया ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका नाम है, इसी को पांडुलेखन समिति कहते हैं। असलियत में काम किया था BN राव ने, लेकिन उन्होंने ना कच्चा मसौदा तैयार किया, उसके ऊपर मेन काम किया BR अम्बेडकर जी ने। जैसे एक ब्लूप्रिंट टाइप का तैयार कर दिया BN राव ने, लेकिन उसके ऊपर जो मेन ओरिजिनल मेहनत की वो की थी अम्बेडकर प्लस उनके 6 साथियों ने, यानी कुल मिला के 7 सदस्य थे। किस समिति में, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ये प्रारूप समिति प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो पहले बंबई की सीट से लड़े थे लेकिन हारे थे, फिर जीत के आए थे बंगाल की सीट से, आजादी के बाद वापस बंबई की सीट से। देखो, संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया, एग्जाम में आ जाएगा BN राव, ये प्रारूप बनाने वाला है, लेकिन ये प्रारूप समिति का मेंबर नहीं है। इस बात में कान बिल्कुल ध्यान से खुले रखना। BN राव ने प्रारूप बनाया पर प्रारूप समिति का मेंबर नहीं है। ये तो निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई चार्ज नहीं लिया, बहुत महान आदमी थे, बहुत ही बढ़िया। तो BN राव ने प्रारूप बनाया है, लेकिन नाम नहीं आएगा इनका समिति में, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये पूछेंगे अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, और BN राव कोई छोटी हस्ती नहीं है। BN राव ने फ्री में सेवाएं दी हैं, बर्मा का संविधान लिखने में मदद की, और ICJ में हेड थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें कि दुनिया के बेस्ट 15 जजेस बैठते हैं। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे BN राव, वैसे तो 4 इंडियंस का नाम है पर अभी यहाँ सिर्फ इनका नाम आया तो इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। BN राव जी भी ICJ हेग नीदरलैंड में है। BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बहुत बड़ी बात। ना गांधी सदस्य है ना BN राव, जबकि दोनों ने काम किया था शुरुआती। इन्होंने निःशुल्क मतलब फ्री सेवाएं दी थी संविधान बनाने में, बर्मा के संविधान में भी मदद दी थी, और ICJ में भी थे। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद होती है। ICJ इसका हेडक्वार्टर है हेग। हेग कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड, यूरोप में। ICJ को मान लीजिए एक वर्ल्ड का सुप्रीम कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ना, नई दिल्ली में, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक पार्ट है UNO का। UNO के 6 अंग हैं, जिसमें से आपने महासभा, सुरक्षा परिषद, ऐसे नाम सुने होंगे, सचिवालय, ऐसे ही ICJ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग। हेग कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये सारी बातें काम की हैं जो बताई जा रही हैं, इनको पढ़ो जब, तो ये सारी बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए, बेशक इनको लिख लेना फिर इसमें। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, ये आजादी के बाद। ड्राफ्ट तैयार पहले किसने कर दिया था, BN राव ने, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर BN राव नहीं थे। उसका अध्यक्ष कौन था, ये अम्बेडकर जी। कितने मेंबर थे, 7। अब देखो 29 अगस्त 1947, ये डे इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, क्योंकि 29 अगस्त को हमारे यहाँ हर साल एक खास तो प्राइज दिया जाता है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये खास दिन क्यों है 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। इसी को हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं ज्यादातर स्कूल्स में। आजकल तो स्पोर्ट्स डे कभी मनाते हैं, लेकिन लॉजिक ये है कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, 29 अगस्त उनसे जोड़ के याद रखना, इसीलिए इस दिन को खेल दिवस के रूप में या स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं की याद में देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कार अगर कोई हैं तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991 में राजीव गांधी का मर्डर हो गया था। इनका मर्डर हुआ था 21 मई को, जिस दिन हम लोग आतंकवादी निरोधी दिवस मनाते हैं। 21 मई को साउथ इंडिया गए हुए थे इलेक्शन के प्रचार प्रसार में, वहां एक महिला मानव बम बन के आई और इतना भयानक ब्लास्ट था कि शरीर के चिथड़े उड़ गए थे, पूरा शरीर इकट्ठा नहीं हुआ था। 21 मई 1991 का दिन था। इनकी सरकार आई, लेकिन सरकार आने के बाद PM बनने की कुर्सी पे कोई बैठने लायक नहीं था, इसीलिए संन्यास लिए हुए PV नरसिम्हा राव जी को पार्टी वापस लाई। और PV नरसिम्हा राव जी 1992 में क्योंकि सरकार ही कांग्रेस की आ गई तो उन्हीं के नाम पर सबसे बड़ा प्राइज चलाया। 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं इनाम राशि, और 1992 से आज 2020 चला गया। इससे बड़ा स्पोर्ट्स का पुरस्कार इंडिया में नहीं बनाया गया। तो इंडिया में स्पोर्ट्स का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैं एक एक बात में ना बहुत सारे पॉइंट्स बता रही हूँ जो पेपरों में मिलेंगे तुम्हें। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिया जाता है। 5 लाख रुपए की धनराशि है। 1992 से ये स्टार्ट किया गया। और वापस आ जाते हैं कि हम ये पढ़ रहे थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी, तो BN राव के प्रारूप पर विचार करने के लिए, ये तो हो गया 29 अगस्त से मैंने जोड़ के वो चीजें बताई। 29 अगस्त 47 को
गठित होना चाहिए, ये गठित, इसको ठीक कर लेना, गठित। 7 सदस्य थे इसमें, अंबेडकर समेत, अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त को मैंने क्या बताया, कौन सा दिन है, स्पोर्ट्स डे है, एक्स्ट्रा में हम पढ़ रहे हैं इस बात को। वैसे 29 अगस्त 47 को हमारी ये गठित हुई है ड्राफ्टिंग कमेटी। BN राव के प्रारूप पर, ये प्रारूप पहले किसने बना रखा है, BN राव ने, तो इसके प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई, जबकि नाम से लगता है कि उसी ने ड्राफ्ट बनाया होगा। यानी ये दो बातें तुम्हारे सामने हैं। पूछें ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो BN राव ने, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया कौन थे, तो आंसर करोगे BR अम्बेडकर। कितने सदस्य थे, 7, इनके हेड थे BR अम्बेडकर। उन 7 में BN राव नहीं थे। BN राव का बहुत बड़ा योगदान है, निःशुल्क सेवाएं दी है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान पर काम किया, तो पूछेंगे मेन काम प्रारूप समिति। इसके डेज याद हैं, टोटल सेशंस हुए थे 11 + 1 अंतिम बैठक, 165 दिन तक काम हुआ था, जिनमें से 114 दिन तक मेनली काम किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, इसने। तो लगभग तो मोटा मोटा सारा काम 165 में से 114 दिन हटा दें तो बचा ही कितना, बाकी सबका उतना काम और इस अकेली का इतना काम। तो मेन काम किसका है, ड्राफ्टिंग कमेटी का। ड्राफ्टिंग कमेटी का मुखिया कौन, अंबेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, रिडल्स, ये L है, RIDDLES, रिडल्स मतलब होती है पहेलियां, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। जैसे अंबेडकर जी ने मजाक भी उड़ाया काफी हद तक कि भाई इतनी दिखावटीपन, आधी बातें झूठी हैं, तो पहेलियां, हिंदुइज्म की पहेलियां, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म इनकी किताब है। और थॉट ऑन द पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर उनके विचार, 2 किताबें लिखी हैं BR अम्बेडकर जी ने। तो ये 1940 में ये वाली किताब लिखी थी, थॉट ऑन द पाकिस्तान। फिर मैंने इसको हिंदी ताकि तुम्हें याद रह जाए इसलिए बता दिया, हिंदू धर्म की पहेलियां और पाकिस्तान पर विचार। ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की 2 किताबें। वैसे तो बहुत सारी लिखी, लेकिन ये दोनों मेन किताबें हैं, ठीक है। तो अंबेडकर जी के बारे में हमने काफी सारी बातें यहां जान ली। अब देखो, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए, 11 + 1। एक अलग क्यों लिखते हैं, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, इसलिए कहीं कहीं किताब में 12 भी लिखा है। 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक भी अधिवेशन था, ऐसा मान लेते हैं। फर्स्ट बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, जबकि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, 15। आई कितनी इनमें से, 9। इंदिरा गांधी नहीं थी, वो बच्ची थी उस टाइम। एकमात्र, ये मण लिखा है ना, इसको एकमात्र कर लेना, एकमात्र, एकमात्र का मतलब अकेली, इसको ठीक कर लेना, एकमात्र, इकलौती मुस्लिम महिला जो संविधान सभा की सदस्य थी, इनका नाम देखो, बेगम, इससे ही समझ जाओ, बेगम अय्याज रसूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इकलौती महिला मुस्लिम है। ये मुस्लिम तो बहुत सारे थे, आदमी थे, ये इकलौती महिला मुस्लिम है जो मेंबर बनी है, बेगम अय्याज रसूल। कुल महिलाएं 15, उनमें से महिला इकलौती जो मुस्लिम है बेगम अय्याज रसूल, इनमें से 9 पहुंची थी पहले दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से हमने लागू कर लिया। आंशिक क्यों लिखा है, क्योंकि सिर्फ कुछ पैराग्राफ 26 नवंबर को लागू हुए, बाकी सारा 26 जनवरी को लागू हुआ। 15 अनुच्छेद + 1 अनुच्छेद, मैंने 16 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस एक में ये लिखा था कि ये 15 लागू होंगे, तो इसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ ये लिखा था ये 15 लागू होंगे। 394वां। टोटल कितने अनुच्छेद थे हमारे इसमें, 395। इस बात को ध्यान से समझना। अब टोटल थे 395, जिनमें से 395 में से 15 ये अलग अलग हैं, 5, 6, 7, देखो ये लिखे भी हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नागरिकता से जुड़े थे, पहले दिन से ही लागू हो गए। फिर 60 डाल दिया, ये राष्ट्रपति से जुड़ा था। फिर 324 चुनाव से जुड़ा था। ऐसे ही करके 366, 67, 79, 80, ये थोड़ा लिखने में ऐसे कर दिया, समझ जाना इसको, 66, 67, फिर 79, 80, और यहाँ 88 ये भी ऊपर ही डाल देते, तो 88, फिर 391, 92, 93, 94, ये सारे हमने पहले दिन, जिस दिन साइन किए ना 284 ने, उस दिन लागू कर दिए। इन सारों को अगर तुम गिनोगे तो ये 15 हैं, देखो, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक ये वाला मान लें 16 हो गए ना।
इसमें लिखा था कौन कौन से ऐड करने हैं। तो कुल मिला के तो 16, वैसे अगर कहें कितने थे तो 15 थे। इसमें यही लिखा था कौन कौन से आएंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले, 60 राष्ट्रपति वाला, 324 आएगा, 379 आएगा, 380 आएगा, 388 भी आएगा, यहीं पे लिख देना था ये 88। इसके बाद 90s में अगर आ जाएंगे तो 90 के बाद वाले 91, 92, 93, 94, कुल मिलाकर कितने? 94 में तो यही लिखा था कि कौन कौन से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान पर 284 हस्ताक्षर फर्स्ट जो किए थे वो पंडित नेहरू ने और लास्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको ध्यान से सुनो, इसको ऐसा टीचर्स ने बताया था जब हम पढ़े थे, लेकिन अगर आप इसको विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो फर्स्ट साइन करवाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। और जो मूवी में दिखाया गया है ना, वो भी यही दिखाया है कि सबसे पहले बुक जो भारी भरकम किताब थी वो खोली गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, उन्होंने पहला साइन किया था। और लास्ट साइन किए थे फिरोज गांधी ने। किसके दामाद हैं ये? इंदिरा गांधी के हस्बैंड हैं और पंडित नेहरू के दामाद हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइन राजेंद्र प्रसाद, लास्ट साइन उनके थे। नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा के सदस्य बचे थे 324। 389 में से कुछ लोग नहीं आए थे ना, याद होगा, 73 मुस्लिम लीग वाले और 93 ये अपनी देशी रियासतें। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये आने लग गए, कुछ उसमें से आ गए, कुछ उसमें से। फाइनली हमारे पास 324 लोग थे। और जिस दिन हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमने दोबारा से गठन किया, क्योंकि भाई पाकिस्तान अलग हो गया, वापस गठन किया, तब 299 मेंबर्स थे। ठीक है, ये रहा, क्योंकि सभी ने बहिष्कार नहीं किया, कुछ आते रहे। जो ये अपनी मुस्लिम लीग है ना, ये एल लिख देना इसको, मुस्लिम लीग के भी 15 नवंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्य थे 299। 15 नवंबर, इससे पहले अक्टूबर में इसका दोबारा से देखा तो 299 बच गए थे। कुल हस्ताक्षर जो हुए किताब पर 284 हुए। कुछ लोगों ने जानबूझकर भी हस्ताक्षर नहीं किए, उनकी मर्जी थी, उन्होंने कहा नहीं हम साइन नहीं करेंगे। तो प्रेजेंट जितने साइन है ना वो 284 हैं। पहले स्टार्टिंग में 389 थे। अब तुम्हारे दिमाग में जो रहना चाहिए वो सुन लो क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में ऐसा ना हो खिचड़ी पक जाए कुछ याद ही ना रहे। देखो ध्यान से, 389 ये स्टार्टिंग के थे, इनमें 292 +4 +93 क्यों है ये पता चल गया। 93 देसी रियासतें, 4 कमिश्नरी ABCD और 292 पूरा ब्रिटिश भारत। 73 जो है मुस्लिम लीग के हैं और 93 देशी रियासत के। ये लोग नहीं आए, इन्होंने भी बायकॉट किया। कुछ वैसे प्रेजेंट नहीं हुए। तो पहली बैठक में कितने पहुंचे? 207। कुल महिलाएं इन सब में कितनी थी? 15। इनमें से इकलौती मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल, इन 15 में से प्रेजेंट जो हुई थी वो 9 थी पहली बैठक में। इन 207 में से 9 महिलाएं थी। फिर आधे नहीं आए, आधे आए, वो मिलजुल के 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो जो लोग यहाँ पे थे लेकिन बाद में पाकिस्तान चले गए, तो वो कैसे आएंगे? वो तो ना चाहते पाकिस्तान चले गए बहुत सारे लोग। तो इसलिए हमारे यहाँ पर 31 अक्टूबर को फिर से गठन किया गया 1947 में। और इसमें जो आदमी टोटल प्रेजेंट हुए वो 299 थे, जो ये मैंने लिखा देखो 299। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। तो ये 389 से संख्या 299 और फिर फाइनल जिस दिन ये किताब लिखी गई उस दिन साइन हुए 284। यानी ये स्टार्टिंग का आंकड़ा, ये एंड का आंकड़ा है। और आज़ादी के बाद जब वो चले गए मुस्लिम लीग और इस तरह के लोग, तो बचे थे 299। नेक्स्ट पे आते हैं, संविधान सभा। संविधान सभा ने देखो 2 तरह से काम किया, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुतों को नहीं समझ में आता ये। एक संविधान सभा ने संविधान सभा के रूप में काम किया और एक संविधान सभा संसद भी बन जाती थी जरूरत पड़ने पर। तो संविधान निर्माण का काम किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुखिया बने इसके, और एक इसने काम किया संसद के रूप में। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि संसद ने ही चुना था देश का राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। तो ये 2 चीजें हैं। संविधान सभा ने पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन रखा है और जब संसद बन गई ना वो, तो उसने GV मावलंकर को चुना है। ये पता भी नहीं चला लोगों को। 99% लोग नहीं जानते कि यही एक संविधान सभा कभी संसद के रूप में काम करती थी, क्योंकि संसद तो थी ही नहीं तब, और कभी यही संविधान सभा संविधान लिखने का काम करती थी। जब ये संविधान लिखने का काम करती थी तो इसका मुखिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब ये संसद के रूप में काम करती थी तो इसके मुखिया राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। और संसद के रूप में ही इसने गीत, गान और पति फाइनल किए थे 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखो,
24 जनवरी लास्ट बैठक है ना ये, 1950 कर लेना इसको, 195 लिख दिया, 1950 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया। तो पूछेंगे संसद के रूप में किस दिन आई ये? 24 जनवरी, अंतिम बैठक। और तभी राष्ट्रीय गीत हमारा, जिसको हम कहते हैं वंदे मातरम, जो 65 सेकंड तक गाया जाता है, राष्ट्रगान जनगण मन जो कि 52 सेकंड तक गाया जाता है और कभी कभी 20 सेकंड, और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्वाचन का कार्य किया। तो इसने जब संसद बनी ना ये, तो संसद के टाइम में ये थोड़ी है, संसद के रूप में तो मावलंकर है, तो फिर इन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रपति होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं इसमें, अनुच्छेद 393 में संविधान का शीर्षक है। अब आपसे पूछें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग क्या है, क्या लिखते हैं इसके बाहर किताब में, क्या हेडिंग है? तो इसका शीर्षक है भारत का संविधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसकी हेडिंग है। किताब के बाहरी पे जो सबसे बाहर है ना, मैंने कल दिखाई थी एक छोटी सी हैंडी किताब, उसमें भी लिखा हुआ था भारत का संविधान। अब ये कहाँ लिखा है? ये हमारी उस किताब के लास्ट में 395 है ना, उससे एक पहले से पहले, क्योंकि उससे एक पहले में लिखा है कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 88 और 91, 92, 93, 94 ये वैलिड हो जाएंगे 26 नवंबर। लास्ट वाले में लिखा है कि 1935 का अधिनियम खत्म होगा। तो इन दोनों से पहले 393 में लिखा है ये वाली बात कि क्या लिखा है इसने कि भारत का संविधान, ये इसका टाइटल होगा, ये इसकी हेडिंग होगी। ये पूछेंगे किस अनुच्छेद में? 393। 394 में क्या थे? वो 16 अनुच्छेद जो लागू हुए 26 नवंबर को। 15 तो नंबर हैं और 394 में लिखा, 93 में लिखा था ये नंबर है। 94 में, 93 में तो उसका नाम था। बाकी को 26 जनवरी को लागू किया जाएगा, लिखित में है ये। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी, और 26 नवंबर 1950 तक 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हम इसके अनुसार चला रहे थे देश को, अंग्रेजों के टाइम में आया था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 35 के अनुसार हमारा देश 50 तक चला, 15 साल, क्योंकि सरकार नहीं बनी थी, लेकिन इसमें लिखी बातों के अकॉर्डिंग देश चलता रहा। और 15 साल बाद जब वो मोटी किताब लिख के तैयार हुई 49 में, तो उसमें लिख दिया, लास्ट जो आर्टिकल था ना 395, इसमें लिखा कि अब भारत में भारत के संविधान के अनुसार काम चलेगा, न कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। तो अब तक जिसका काम हम यूज कर रहे थे, अब तक यूज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे लास्ट पैराग्राफ लिखा गया उसमें लिख दिया कि अब के बाद भारत का संविधान, और वो नाम कहाँ लिखा था? 393 में। 26 नवंबर से कितने लागू होंगे वो कहाँ लिखा था? 394 में। और लास्ट में क्या लिखा कि अब के बाद 35 का अधिनियम खत्म और सारा काम इस किताब में लिखे चीजों के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। भारत सरकार अधिनियम भारत में शासन का आधार बना। कब तक चला ये आधार? 1950 तक। 47 से 50 क्यों चला? क्योंकि अंग्रेज चले गए थे, तो अंग्रेजों के जाने के बाद तो फिर हमें अपना देश खुद संभालना पड़ा ना। अंग्रेज 47 के बाद बोले हमें नहीं पता, अपना खुद देखो, तो एकदम से अंग्रेज चले गए तो देश कैसे चलेगा? तो ये कहा कि 35 में जैसे देश चल रहा था उस अधिकार भारत सरकार अधिनियम में, उसी के रूल्स को फॉलो करेंगे, तब तक हमारी खुद की किताब नहीं लिखी जाती। हमारी किताब लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। फाइनली वो किताब जाकर तैयार हुई। उसके लास्ट पैराग्राफ में लिख दिया अब के बाद भारत का सारा सिस्टम संविधान के अनुसार चलेगा। ये लास्ट पैराग्राफ किस में लिखा गया है? 395 में। देखो ये लिखा है, ये वाला 35 वाला अनुच्छेद 395। देखो क्या कहता है, भारत सरकार अधिनियम 35 समाप्त किया गया। और फिर क्या, अगर ये समाप्त है तो कैसे काम करोगे? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग। कौन से आर्टिकल में नाम है? 393 में। उम्मीद करती हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये सारे काम के हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में कुछ भी पॉइंट आ जाता है, इसलिए हर चीज पढ़ के समझ के चलनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो ओरिजिनल किताब लिखी गई थी, परंतु अब 475, कहीं 65, कहीं 75, ये बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है अगले साल और 2-4 इसमें जुड़ जाएं, जैसे इस साल भी मैंने बताया जुड़े थे। अनुच्छेद हैं तो मूल संविधान में जितने थे ना, अभी भी उतने ही हैं, नंबरिंग नहीं बढ़ी। उनमें ABCD E ABCD इस तरह कर करके डाल दिया। जैसे पहले 21 था, अब 21A भी है, पहले 24 था, 24AB भी बना दिया, मतलब ऐसे बढ़ाते चले गए। तो आप ये मान के चलो कि ओरिजिनल में 395 थे, बाद में इसमें बढ़ाते चले गए। बहुत सारे लोगों के ना मन में कंफ्यूजन रहता है
वो कहते हैं कि मैम ये बढ़ा कैसे देते हैं। इसको बढ़ाने के लिए ना एक कानून बनाना पड़ता है। जब भी आपके देश में कानून बनता है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, इसको मैं समझाऊंगी पूरा प्रोसेस। पहले विधेयक लाया जाता है, बिल पेश किए जाते हैं, अलग अलग सभाएं हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित कराए जाते हैं। अलग बिल्स होते हैं, मनी बिल्स अलग होते हैं और फाइनेंशियल बिल्स अलग होते हैं और कॉमन बिल्स अलग होते हैं। तो बहुत लंबा एक प्रोसेस है, कभी इस पर बात करेंगे, आज वो समझ में नहीं आएगा, आज सिर्फ आइडिया सुन लो। तो जब भी नया कानून बनता है ना, तो उसमें लोकसभा का, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन का योगदान होता है। इन तीनों को मिलाकर ही हम कहते हैं संसद। यानी भारत में नए कानून कौन बनाती है? संसद। नया कानून का मतलब है पिछले कानून को या तो खत्म कर दिया जाता है या उसी में नए को ऐड कर दिया जाता है। तो जब ये ऐड किया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ ऐड किया जाता है? जो ओरिजिनल संविधान की किताब है ना, हैंड रिटन है। आप नोट्स बनाते हो, हैंड रिटन नोट्स 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद देखना, पुरानी 4 साल पुरानी अपनी कॉपी उठा के देखना, कैसे अजीब सी हो जाते हैं ना, पेजेस पीले पड़ जाते हैं। कीड़ा होता है एक बुकवर्म, एक बुकवर्म तो लोगों के लिए भी यूज करते हैं, किताब में सच में पन्नों में कीड़े लग जाते हैं, वो आपको दिखते नहीं है, और वो धीरे धीरे करके पहले पेज को पीला करते हैं और फाइनली वो भुरभुरा और खत्म भी हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि 1000 साल पुरानी किताब ऐसी की ऐसी लिखी पड़ी मिलेगी। तो ये जो किताब धीरे धीरे करके खराब हो जाती है ना, कागज की क्वालिटी और इंक फेड हो जाती है, ऐसे संविधान भी तो फेड हो सकता था। हैंड रिटन है पूरा संविधान, कुछ प्रिंटेड नहीं है, ओरिजिनल संविधान। तो वो जो हैंड रिटन संविधान है ना, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए ही उसको एक खास तरह की तो निब से लिखा गया था, और उसको लिखने का काम 2 अलग खास बहुत सुंदर कैलीग्राफी जिनकी थी, ड्राइंग बहुत सुंदर थी, ऐसे थे 2 आदमी। कभी इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। नंदलाल बोस का आपने नाम सुना होगा, तो एक रायजादा थे, इन दोनों को खास इनवाइट किया था, खुद नेहरू जी गए थे इनको बुलाने के लिए। और इन्होंने जो है दोनों 2 आदमियों ने, ये थे जो आपने नाम सुना हो ना अपने रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी एक यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता में, अभी भी है यूनिवर्सिटी चलती है, विश्व भारती। इस विश्व भारती में ये एक बहुत बड़ा एरिया है, इनके पिताजी ने बनाया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। शांति निकेतन एग्जाम में कई बार आता है, शांति निकेतन कहाँ है? कलकत्ता में, बोलपुर के पास पड़ता है। इसमें एक यूनिवर्सिटी थी विश्व भारती। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कैलीग्राफी सुंदर सुंदर लिखना, इससे जुड़ी 2 हस्तियां थी, नंदलाल बोस और एक थे रायजादा। तो इन दोनों को इनवाइट किया गया और इन दोनों ने मिलके, एक ने हर पेज के बाहर की बाउंड्री ड्रॉ की है और एक ने उसमें राइटिंग लिखी है। एक आदमी की राइटिंग में है, एक फ्लो में इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है पूरे का पूरा। ओरिजिनल इंग्लिश में लिखा गया था, फिर हिंदी में ट्रांसलेट हुआ था। अब इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो ओरिजिनल कॉपी नहीं है। जो हैंड रिटन थी ना कॉपी, वो तो अलग है। और उसकी सेफ्टी के लिए एक नाइट्रोजन का बक्सा बनवाया गया। नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में है ना, इसका बॉक्स बनवाया गया, बहुत महंगा पड़ा था। हीलियम नाइट्रोजन का मिक्सचर करके एक बॉक्स बनवाया ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, उसके अंदर वो पेज खराब ना हो। कहते हैं 63 लाख प्लस रुपए, 1950 में 1 रुपया भी नहीं था घरों में, तब 63 लाख प्लस रुपए का खर्चा आया था ये संविधान बनाने में। और वो बक्सा बना के पूरा एक, उसके अंदर ये ओरिजिनल किताब रखी गई। और इसको नहीं खोलते, कहीं तुम सोचो कि रोज इसको निकालते हैं और उसमें लिखते हैं, तो खराब हो जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी। देश की धरोहर है यहाँ का संविधान, आज से 1000, 2000, 10,000 साल बाद भी एज इट इज रखा मिलना चाहिए। ये रोज लिखी जाने वाली किताब नहीं है। ओरिजिनल संविधान आज भी सेफ है नाइट्रोजन के एक बॉक्स में। टोटल खर्चा बताते हैं, 1 करोड़ के आसपास रुपए खर्च कर दिए थे। वैसे किताबें जो लिखती हैं वो 63 लाख रुपए प्लस लग गए थे इसको खर्च करने में, ठीक है। तो ओरिजिनल अलग है। अब बाद में जो चेंजेस होते हैं वो वैसी ऐसी ओरिजिनल किताब खोल के नहीं करते, वो अकॉर्डिंग टू नीड कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, जो कि अखबारों में छप जाते हैं, मैगजीन्स में छप जाते हैं, फिर वो लोगों को पता चल जाते हैं, कानून बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये संविधान के अनुच्छेद बढ़ गए हैं, लेकिन ओरिजिनल 395 में ABCD डाला गया है, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी पहले? पहले थी 8, फिर मिला के 4 और मिली और ये बन गई 12, जिसके ऊपर मैंने कल आपको 7 अनुसूचियां पढ़ा भी दी थी। तो कुल कितनी हो गई ये अनुसूचियां? ऐसे लिखा जाएगा, अनुसूचियां ये 12 हैं। पहले थी 8, आज 12। कठोर भी है हमारा संविधान और लचीला भी। कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी, कुछ बदल जाएंगी। संशोधन के आधार पर कहलाता है कि लचीला है या कठोर। अगर साधारण बहुमत से कोई चीज बहुत इजीली चेंज की जा सकती है तो वो साधारण बहुमत से, और अगर किसी पर बहुत डिस्कशन करना पड़े, 2/3 कहें कि हाँ पास कर दो, फिर विधानसभाओं से पूछे, मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि वो कठोर है। ये मैं समझा दूंगी, 2/3 वगैरह ये कुछ दिन बाद समझ में आएगा। 2/3 में मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। मनोनीत भी थोड़े दिन बाद आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगर लोकसभा राज्यसभा कहती है संविधान को बदलना है, वो इसके लिए संशोधन लाती हैं, बिल लाती हैं और वो पास कर देती हैं, पारित कर देती हैं, तो राष्ट्रपति वापस नहीं भेजेगा, उसको साइन करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट शक्ति है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। मूल संविधान में ऐसा नहीं था। 24वें संविधान संशोधन में लिखित में आया इंदिरा गांधी के टाइम की अगर सरकारें चाहती हैं कुछ बदलना तो राष्ट्रपति मना करने वाला कोई नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। नेक्स्ट है संविधान विधायक संशोधन, संविधान चेंज करना, विधायक को काट देना में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, यानी लोकसभा अलग पारित करेगी, राज्यसभा अलग, कभी भी इकट्ठे बैठ के इसको पारित नहीं करना। जो संविधान संशोधन होगा ये विधेयक होना चाहिए, जो ये विधायक लिखा है ना इसको विधेयक कर लेना। संविधान संशोधन विधेयक में न राष्ट्रपति मना कर सकता न संयुक्त बैठक, अलग लोकसभा पारित करेगी, अलग राज्यसभा। कठोरता के बावजूद भारतीय संविधान में 1950 से 102, ये जब मैंने नोट्स बनाए तब 102 थे क्योंकि ये 2018 में बनाए थे हैंड रिटन वाले, अब ये 104 हो गए। अभी 26 जनवरी को 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, संशोधन केवल 27 बार हुए। मैंने बताया था दुनिया के सामने पहला एग्जाम्पल अमेरिका ने दिया है और अमेरिका की एक छोटी सी हैंडी किताब है, हमारा इतना भारी भरकम वो बक्से में रखी किताब जो पूरी पढ़ना नामुमकिन है एक आम इंसान के लिए, इनकी एक हैंडी किताब है, वर्ल्ड का पहला संविधान। इतना छोटा लिखा, इतना कम लिखा, उसके बावजूद चेंज नहीं करना पड़ा, तो कितना अच्छा लिखा होगा। हमने इतनी मोटी किताब लिखी तब भी हर साल कुछ ना कुछ हमें संशोधन करना पड़ता है। आप खुद सोचो, आजाद हुए 104 साल नहीं हुए हमें और हमने 104 संशोधन कर दिए, तो आप इमेजिन कर लो कि कितनी कमी थी अभी भी संविधान लिखने में। खैर उन्होंने अपना बेस्ट किया, ये हमारी जरूरतें हैं जो कि हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। तो अमेरिका का संविधान, दुनिया का पहला लिखित संविधान 1789 कितनी बार चेंज हुआ? सिर्फ 27 बार, और हमारा 104 बार। 123 में, अब तो ये पुराना हो गया, विधेयक पारित हो गया, ये 2018 का था, ये ओबीसी से संबंधित था। अब ये नहीं पूछेंगे, 2 साल पहले का करंट अफेयर्स में था ये। प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है हमारी प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? पंडित नेहरू ने, उसी का तो बेस है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक छोटा सा पैराग्राफ है। केशवानंद भारती विवाद, ये बाद को विवाद कर लेना, सुप्रीम की स्पेलिंग REME होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। पहले ये जो प्रस्तावना है ना, पहला पन्ना, ये कहा वेस्ट है, लेकिन फिर कहा नहीं, ये बहुत काम किया। 1973 से उस किताब का पहला पेज जो कि कहलाता है प्रस्तावना, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत भारत 2 बार आया प्रस्तावना में। फिर उसमें पूरा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया कि हम क्या हैं, इंडिया क्या है। तो वो इंपॉर्टेंट पेज है। पहले बोले ये बकवास है, इस पेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन 1973 में बोले नहीं, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरी किताब का निचोड़ इस पेज में है। 1973 से ये हमारा इंपॉर्टेंट पेज, इसका पार्ट मान लिया गया। ये पूछेंगे किस सन से संविधान का भाग माना गया प्रस्तावना को? 1973 से। एक केस हुआ था SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियाज लिखा है, इंडिया कर लेना, मामले में सुप्रीम, ये ई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है, कुछ भी बदलो प्रस्तावना को मत बदलना। प्रस्तावना आज तक सिर्फ एक बार बदली है। प्रस्तावना पहला पेज है, एक बड़ा पैराग्राफ है उसमें और 3 लाइनें हैं, बड़े पैराग्राफ के नीचे 3 लाइनें हैं। उसमें डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, तो वो इंपॉर्टेंट डेट है, मैं पढ़ाऊंगी एक दिन उसको भी डिटेल में। ये जो हमने प्रस्तावना लिखी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आधारभूत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें सब कुछ है। इसमें ये भी लिखा है लोकतंत्र हो, इसमें लिखा है मौलिक अधिकार मिले, इसमें लिखा है गणतंत्र हो, इसमें लिखा है समाजवादी परिकल्पना। सिर्फ एक बार आज तक इसमें नए शब्द जोड़े हैं, 3, सिर्फ एक बार। ये 3 शब्द हैं, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। 3 वर्ड सिर्फ एक बार टच किया है, बाकी कभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा पेज था ऐसे का ऐसा रखा है, सिर्फ एक बार टच किया प्रस्तावना को। ये पूछ लेते हैं कितनी बार इसमें ऐसे किया गया। प्रस्तावना है ये आज नहीं पढ़ाती क्योंकि आपको ना ये समझ में नहीं आएगी प्रस्तावना भी, मैं इसको कल डिटेल में पढ़ाऊंगी प्रस्तावना क्या कहती है। तो प्रस्तावना के ऊपर हम लोग कल काम करेंगे, ठीक है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने जो 3 दिन पढ़ाया था ना उसको सम अप कर दिया, ताकि अब जब आगे बढ़ें तो चीज़ें हमें समझ में आए। कल फिर मैं एक बार प्रस्तावना या देखूंगी, सीधे अनुसूचियाँ पढ़ा दूंगी। अनुसूचियाँ भी मैंने कल पढ़ा दी थी। अभी इन नोट्स को पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों के पास मटीरियल भी हो पढ़ने का। अगर आपके पास कोई भी किताब है, कोई भी किताब, आप अगर अरिहंत पढ़ते हैं, आप लूसेंट पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक किताब को उठा के संविधान का टॉपिक पूरा कर लेना।
पढ़ लेना। अब तुम उसमें ना अंडरलाइन करने के लायक हो कि क्या इंपॉर्टेंट है। भाई 299 आदमी आ सकते हैं, 324 आ सकते हैं, 284 आ सकते हैं, 389 आ सकते हैं, कारण हमें पता है सारे। या किसको जनक जननी कहते हैं, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अमेरिका ने अपना संविधान कब लागू किया, ये सब बातें आप जिस भी किताब को उठा के पढ़ोगे ना, वहाँ ये सब लिखा हुआ है। किस डेट पे हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई, कब कौन सी नई चीज़ आई। तो इसके लिए अब आपको या तो ये PDF से पढ़ लेना, जिनके पास अरिहंत की बुक हो वो वहाँ से पढ़ लेना, जिसके पास लूसेंट हो वो वहाँ से पढ़ लेना, या कोई भी अच्छे राइटर की किताब आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे ये टॉपिक तैयार कर लो। अब मैं ये मानूंगी कि तुम्हारा टॉपिक तैयार हो जाएगा, ये स्टार्टिंग की सारी चीज़ें आपकी समझ में अगर आ जाएंगी तो आगे बढ़ने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में ज़रूर बनवाती अगर टाइम होता, अभी टाइम नहीं है तो इसलिए अभी इनसे काम चला लो, या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। सिर्फ फ़ोन से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, ना स्क्रीनशॉट से पढ़ा जाता। पढ़ना है, कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप करना है तो आपके हाथ में कोई पेजेस या किताब होना कंपलसरी है। किताब कोई भी चल जाएगी, कोई मनाही नहीं है कि नहीं ये वाली ज़रूर लो। अरिहंत को मैंने किताब को क्योंकि टाइप कराया है तो वो जल्दी समझ में आएगी। मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते चलना और रोज़ एक बार उनकी रीडिंग कर लेना। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको नौकरी चाहिए। एक दिन 10 घंटे पढ़ लो और अगले दिन आराम करो, ऐसे कभी नौकरी नहीं लगेगी। रोज़ का शेड्यूल बनाओ, मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और अपने मन में कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप करना होता है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये धीरे 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 चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ोगे और आज ही लगेगा पास होगे, नहीं। पहले एक एक दिन काम करोगे ना, 10 दिन बाद देखना तुम्हें लगेगा कि हाँ हम में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, अब हमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी आ गई। फिर ऐसे 10 दिन करके टाइम बढ़ता जाएगा और चीज़ों में से तुम निकलते जाओगे। जितना चीज़ों में से गुजरते जाओगे उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि हमें ये सिलेक्शन लेना है। चलिए, थैंक यू। वो बाद में अभी डिसाइड नहीं किया। चलिए ठीक है, थैंक यू।